नमस्कार, माय नेम इज डीके और ये हमारी वीडियो का 7वां पार्ट है। इससे पहले 6 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, लगभग 7 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे याद नहीं है कौन सा पार्ट है, वो पता लग जाएगा। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वह भारत का भूगोल है, और इससे पहले हम भारत के भूगोल में उत्तर और उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेश पढ़ चुके हैं, फिर भारत के मैदान पढ़ चुके हैं, और भारत के मैदानों के बाद हमने लगभग बहुत सारा पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास है प्रायद्वीपीय खंड, और प्रायद्वीपीय खंड में भी हम कल जो है ना हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी प्रायद्वीपीय खंड की। प्रायद्वीपीय खंड में अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो देखिए ना, प्रायद्वीपीय भारत इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। और ये वाला, ये वो भाग है जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ये प्राचीनतम भाग है। इसका मतलब ये वाला जो भाग है ये बहुत प्राचीन है, क्योंकि जो सबसे बड़ा हम जिसको महाद्वीप कहते हैं उसका नाम पेंजिया है। उसी को 2 भागों में जब हम तोड़ देते हैं आगे चलकर कालांतर में, एक होता है जो ऊपर का भाग होता है उसको कहते हैं अंगारा लैंड, और निचले वाले भाग को कहते हैं गोंडवाना लैंड। और ये जो भाग है हमारा, ये प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इस वजह से ये वाला भाग बहुत प्राचीन भाग है। इसमें भी हम क्या पढ़ते हैं, अगर आप देखो तो यहाँ की जो भूमियाँ हैं, या मतलब यहाँ का जो एरिया है वह पठारों में विभक्त है। इस वजह से हम इसको पठारों के अनुसार अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। और पठारों में भी इसी को बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो हमारी जो टॉपिक हो जाती है, बड़ी टॉपिक जिसका नाम है वह है प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार को हम पढ़ेंगे। तो देखो, प्रायद्वीपीय पठार में ना आपको ये समझ आना चाहिए कि प्रायद्वीपीय पठार कहने का क्या मतलब है। देखो, ये वाला जो भाग है अगर आप ये छोड़ दो तो इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, और ये क्या है, ये है पूर्वी घाट। और इसी के बीच आपको यहाँ पे ना मतलब पठारों का वर्गीकरण देखने को मिलता है। इसी को हम जो है ना पठार कहते हैं, लेकिन ये इस तरह नहीं है, ये कुछ इस तरीके से फैला हुआ है, कटा फटा भाग है। तो इसी को हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तो जो सामान्य विशेषता है इसकी, सबसे पहली विशेषता ये है कि वेस्ट से पश्चिम इसकी जो ऊंचाई है उसमें कमी आती है। मतलब ये वाला जो भाग है इसका, ये वाला भाग, ये वाला ज़्यादा ऊंचा है तुलनात्मक रूप से इसके, तो ये कम ऊंचा है। मतलब जब आप वेस्ट, ये है पश्चिम, पश्चिम से जब आप पूर्व की ओर चलोगे तो देखो, जब आप वेस्ट से पश्चिम, मतलब पश्चिम से जब आप पूर्व की ओर चलोगे तो इसकी ऊंचाई में ना कमी आती चली जाएगी। पहली बात तो ये पश्चिम से ज़्यादा ऊंचा है और पूर्व में कम ऊंचा है औसत ऊंचाई। देखिए, एक कमाल की बात और है, अधिकांश जो नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की, तो जैसे ये हमारे पास प्रायद्वीपीय भारत है, तो अधिकांश नदियों की जो मतलब प्रवाह है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। लेकिन ऐसी भी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर गिरती हैं। तो जैसे मतलब ये जो नदियां हैं इनका तो हम जिक्र करेंगे ही, प्रवाह के अनुसार हम नदियों का अध्ययन करेंगे, नदियों की क्लास आगे आएगी। लेकिन विशेषता ये है इस प्रायद्वीपीय पठार की कि इससे बहने वाली नदियां, अधिकांश नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं और ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। तो ये वाली जो विशेषता है ये कंप्लीट हो चुकी है। फिर इसके बाद है, अगर आप देखो तो जैसे ये हमारे पास प्रायद्वीपीय भारत है, तो प्रायद्वीपीय भारत में भी तो यहाँ पे ना, जैसे ये प्रायद्वीपीय भारत है, और प्रायद्वीपीय भारत में आपको यहाँ पे काली मिट्टी का मतलब प्रसार देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है यहाँ पे देखो, पूर्ण रूप से काली मृदा नहीं है, लेकिन उसके अवशेष यहाँ पर हैं। और काली मृदा का निर्माण तो बेसाल्ट चट्टानों से होता है ना। इसका मतलब यहाँ पर ये जो भाग है ये बेसाल्टिक लावा से बने हुई चट्टानों से निर्मित है। और ऐसा कहा जाता है ज्योग्राफरों के अनुसार कि भारत में यहाँ पर दरारी उद्गार का मतलब है धरती से लावा का निकल जाना। तो दरारी उद्गार के माध्यम से यहाँ बीच में लावा बाहर निकला, और कालांतर में वो ठंडा हुआ, और ठंडा होने से यहाँ पर जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उनको बेसाल्टिक चट्टानें कहा जाता है। और नदियों ने जब उन चट्टानों में अपरदन किया, अपक्षय किया, और यहाँ पर इसके अवशेष आपको बाहर दिखाई देंगे, तो यहाँ पर काली मृदा का निर्माण यहाँ पे किया। तो इसका मतलब ये मतलब साक्ष्य मिलते हैं कि ये जो बीच में है यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब बेसाल्टिक लावा रहा था, जिसकी वजह से चट्टानें ठंडी हुई थी। क्योंकि यहाँ पर बाहर की ओर काली मृदा का निर्माण देखने को मिलेगा। और काली मृदा की एक विशेषता है कि यहाँ पर आप क्योंकि स्वतः जुताई की मृदा है काली मृदा, और यहाँ पर गन्ना उगाया जा सकता है बहुत अच्छे से, और कपास की खेती मतलब
कपास बहुत अच्छे से उगाया जा सकता है। आपको पता ही है महाराष्ट्र और गुजरात कपास उत्पादन में नंबर 1 स्थान पर है। और ये मैंने बता ही दिया कि यहाँ पर इसका विस्तार काली मृदा का देखने को मिलता है और ये एरिया महाराष्ट्र का एरिया ही है। फिर जब हम ना इसके वर्गीकरण की बात करते हैं तो देखिए, जब ना दक्कन के पठार के वर्गीकरण की बात करते हैं तो 3 तरीके से इसका वर्गीकरण होता है। एक है दक्कन का पठार, दूसरा है मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ और तीसरा है उत्तर पूर्व का पठार। हमारा जो क्रम होगा वो यही जानने का होगा कि हम इसका जो पठार है इसका वर्गीकरण किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहली बात जो है ना, जो दक्कन का पठार है ना, इसका विस्तार पश्चिमी घाट तक इसका विस्तार है। तो पता क्या है, हम ना इसको पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दक्कन का पठार बीचों बीच हम इसमें बता देंगे। यही हमारे अध्ययन का तरीका होगा। देखिए मैं ना पहले ही लिख के लाया हूँ वीडियो को छोटा करने के लिए, फिर भी मैं आराम से तुमको समझ आए ऐसा मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई वीडियो मेरी 2 साल 3 साल बाद भी देखे तो उसके लिए ये कारगर वीडियो हो, ऐसा मैं प्रयास करता हूँ अपनी वीडियो में। तो देखिए, जब हम ना मतलब इसकी मतलब अपने भारत की बात करते हैं, वो भी प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं, तो प्रायद्वीपीय भारत कहने का क्या मतलब है? प्रायद्वीपीय भारत कहने का मतलब है इस भाग से, तो ये वाला जो भाग है ये है प्रायद्वीपीय भारत। इस वाले भाग को हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। और ये वाला जो भाग है ये वाला इसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट। ये वाला जो घाट है ये पश्चिमी घाट है। और ये वाला जो भाग है ये वाला, इसको हम बोलते हैं पूर्वी घाट। अगर आप देखो तो ये वाला भाग है ये तो एक समान दिखाई दे रहा है, जबकि ये कटा छटा दिखाई दे रहा है विभिन्न टुकड़ों में। और ये वाला जो बीच का भाग है इसको हम बोलते हैं दक्कन प्लेटू, मतलब दक्कन का पठार। ये बीच का जो भाग है ये दक्कन का पठार है। तो अब कमाल की बात ये है कि जो इसकी सीमाएं हैं, ऊपर जो है यहाँ पर ये है सतपुड़ा और ये है महादेव श्रेणी और ये है मैकाले श्रेणी। पूर्वी घाट और ये है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। लेकिन एक कमाल की बात ये है कि जो दक्कन का जो पठार है ना, इसका जो निर्माण है वो क्रिटेशियस युग में, देखो क्रिटेशियस युग क्या होता है हम बताएंगे कभी। क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा जो निःसृत लावा है, जो लावा बाहर निकला वो ठंडा हुआ और यहाँ पर जमाव हो गया ठंडे लावे का। इस वजह से यहाँ पे इसका निर्माण हुआ, किसका? मिश्रित लावा का। मिश्रित लावा के निर्माण से दक्कन के पठार का निर्माण हुआ। और जब हम ना देखो, ये है हमारे पास पूर्व की पहाड़ियाँ और ये है हमारे पास पश्चिम की पहाड़ियाँ। जो पूर्व की पहाड़ियाँ हैं, जैसे सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगी महेंद्रगिरी पर्वत, दूसरे नंबर पर है जैसे नल्ला मलाई, तीसरे नंबर पर है जैसे पालकोंडा, और फिर है जावादी हिल्स, और फिर है सेबरोय। तो ये जो हैं उत्तर से, देखो ये हमारे पास उत्तर से दक्षिण तक का इन पहाड़ियों का क्रम कभी कभी पूछा जाता है। तो पहले नंबर पे महेंद्रगिरी है, दूसरे पे नल्ला मलाई है, तीसरे पे पालकोंडा है, और फिर है जावेदी हिल्स, और फिर है सेबरोय। लेकिन जब हम पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम का विस्तार, पहली बात तो ये वाला जो एरिया है ये महाराष्ट्र का एरिया है। फिर अगर आप नीचे की ओर जाओगे तो यहाँ पे आपको कर्नाटक मिलेगा। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो यहीं पे जो मतलब इसकी सबसे ऊंची चोटी है ये है अन्नामलाई जो है, ये वैसे केरल में है, कार्डमम पहाड़ियों के अंतर्गत आती है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो अन्नामलाई है और ये कार्डमम पहाड़ियों पर है। तो यहाँ तक की बातें तो हमने पढ़ ली कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ये इसका पश्चिमी है और ये इसका पूर्वी है। फिर जब हम ना मध्यवर्ती उच्च भूभाग की बात करते हैं तो मध्यवर्ती उच्च भूभाग में देखिए, हमने ये था हमारे पास पश्चिमी और ये था हमारे पास पूर्वी। मध्यवर्ती का मतलब है बीच का। तो यहाँ पे आप ना अर्धचंद्राकार रूप में एक श्रृंखला देखने को मिलेगी आपको, वो है अरावली। अरावली जो पर्वतमाला है ये अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार है और ये अरावली पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे। फिर यहाँ अगर आप पूर्व की ओर थोड़ा चलोगे तो आपको मिलेगा यहाँ राजमहल की पहाड़ियाँ, और राजमहल की पहाड़ियों के थोड़ा दक्षिण में आप चलोगे तो यहीं पे आपको छोटा नागपुर का पठार मिलेगा, और यहीं पर फैला हुआ है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इसका क्रम आपको देखने, तो ये वाला जो बीच का भाग है इसी को बोलते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ। पहली बात तो यह बीच में है और ये ऊंचाई पर स्थित है। लेकिन हमें ये भी बात ध्यान रखनी है
कि जो हमारा मतलब जो पश्चिमी घाट है ना, ये वाला जो भाग है ये खड़ा कगार है और ये वाला भाग खड़ा कगार नहीं है, इसलिए भारत को इस साइड से लांघ पाना या इसको क्रॉस कर पाना संभव नहीं है, इसलिए भारत में एंट्री करना इस साइड से आसान है। फिर भी चलिए हम बात करते हैं। एक कमाल की बात यह है कि मध्यवर्ती उच्च भूमियों से जो यमुना है, यमुना की एकमात्र सहायक नदी निकलती है जिसका नाम है बनास। बनास एकमात्र नदी है जो मध्यवर्ती उच्च भूमियों से निकलती है और यहाँ पर क्योंकि इसका बहुत लंबे समय तक कटाव और छटाव हुआ है नदियों की वजह से, इस वजह से इस अक्षेत्र को हम जो है कायांतरित चट्टानों से निर्मित क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये मध्यवर्ती उच्च भूमियों के बारे में इतना आपको पता है, बहुत है, इससे ज़्यादा आपको जानना नहीं है। फिर इसके बाद उत्तर पूर्व के पठार की बात करते हैं। देखिए मध्यवर्ती उच्च भूमि हमने पढ़ ली, दक्कन का पठार हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे उत्तर पूर्व का जो पठार है। पहली बात जो उत्तर पूर्व का पठार है, तो जैसे ये हमारे पास प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत में भी ये वाला जो भाग है, ये वाला, तो इस वाले भाग में अगर आप देखो तो ये हमारे पास सिक्किम है, यहाँ पर आपको मेघालय का पठार मिलेगा और यहीं पर आपको कार्बी एंग्लोंग का पठार मिलेगा जो असम में है। तो मेघालय का जो पठार है, कार्बी एंग्लोंग का जो पठार है, इन दोनों को अलग करता है उत्तर पूर्व का पठार। तो मतलब मेघालय का पठार और कार्बी एंग्लोंग के पठार के बीच, मतलब दोनों के बीच ये अलग होता है। यहीं पर आप अगर आप देखोगे यहीं पे गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। ये डायरेक्ट प्रश्न आता है कि गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो यहाँ तक हमने पठार के बारे में पढ़ लिया। देखिए ज्योग्राफी में ना पढ़ने के लिए तो इतना कुछ है, लेकिन हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर मतलब आपको केवल एक थोड़ी सी समझ विकसित हो जाए, इस एरिया को ऊपर से पढ़ के चलना ही मतलब समझदारी होती है। मैं ऊपर से भी नहीं, फिर भी थोड़ा बताने का अच्छे से प्रयास करता हूँ, लेकिन अगर किसी को इससे ज़्यादा पढ़ना है तो मेरी क्लास उसके लिए नहीं है, क्योंकि मैं तो मेरा एक मतलब मेरा जो ध्येय होता है वो केवल सरकारी नौकरी लेने का मात्र होता है। मैं किसी को नॉलेज दूँ या मैं उसको विद्वान बनाऊँ ज्योग्राफी में, तो ये मेरा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मैं सभी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। देखते जाओ आप, मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ाऊँगा, मैं मतलब हिस्ट्री पढ़ाऊँगा। तो मेरा फोकस जो होता है वो सरकारी नौकरी की तैयारी करवाना होता है, ना कि किसी भी सब्जेक्ट का विद्वान बनाना। मैथमेटिक्स और रीजनिंग की क्लास भी मैं खुद ही लेता हूँ। तो बच्चों को सभी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, उनको हिस्ट्री भी पढ़नी है, उन्हें मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, उन्हें रीजनिंग भी पढ़ना है, उन्हें सभी चीज़ पढ़नी है। तो मेरा ध्येय यही रहता है कि सारे एग्ज़ाम आराम से आप कवर कर सकें, इस तरीके से पढ़ाया जाए। तो मैं विशेषज्ञता वाली क्लास लेता नहीं हूँ किसी भी सब्जेक्ट की। तो आपको अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी नहीं लगती हैं तो हम बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। ये तो नहीं कह सकते ना कि आप छोड़ दो, ये तो ख़राब हो जाएगा। तो चलिए देखिए, ये है पूर्वी और पश्चिमी घाट। देखो जब हम ना घाटों के हिसाब से बात करें, देखो घाटों का निर्माण किस तरीके से होता है। देखो मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि नदियाँ चट्टानों को काटने के बाद मार्ग बनाती हैं, और चट्टानों को काटने के बाद जो मार्ग बनाती हैं उस क्रम में छोटे छोटे बालू के कणों को फैला देती हैं, इससे मिट्टी का निर्माण होता है। उत्तर भारत में मिट्टी का निर्माण हुआ था, जलोढ़ मृदा का निर्माण, वो बहुत उपजाऊ मिट्टी थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जब हम मतलब मृदा के निर्माण की बात करते हैं तो मृदा के निर्माण में यहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, और यहाँ की जो चट्टानें हैं वे कठोरतम चट्टानें हैं, उन्हें काटना लगभग मतलब संभव नहीं होता है। इसलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैदानों का उतने बड़े पैमाने पर फैलाव तो नहीं हुआ है, लेकिन हुआ है। तो देखो ये वाला भाग तो कठोरतम भाग है, इस वाले एक क्षेत्र में मैदान मिलना थोड़ा सा कठिनाई वाली बातें हैं। लेकिन जैसे हम बात करते हैं, ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, और ये वाला जो भाग है ये वाला हम इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। तो प्रायद्वीपीय पठार की जब हम बात करते हैं, प्रायद्वीपीय पठार का मतलब प्रायद्वीपीय पठार एक खड़ा कगार है। ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग भारत का, ये खड़ा कगार है। और अगर आप देखो तो भारत में एंट्री लेना
इस वाले एरिया से संभव नहीं है, मतलब भारत में इस भाग से एंट्री लेना संभव नहीं है, क्योंकि ये एक अवरोध की तरह कार्य करता है भारत में। एक ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो और उसको पार करना लगभग असंभव है। तो इस वाले भाग से एंट्री लेना लगभग असंभव था, जो मतलब जिस दौरान यहाँ पे ब्रिटिश आए और जिस दौरान यहाँ पे पुर्तगाली आए, तो उन्होंने इस भाग से एंट्री लेना उनके लिए आसान नहीं था। इसलिए अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर व्यापारिक कोठियाँ इस रास्ते पर बनी हैं, तो भारत में इस मार्ग से एंट्री लेना आसान होता है तुलनात्मक रूप से इसके। तो इसलिए ये जो है ना, ये कटा छटा भाग है, इसको बोलते हैं पूर्वी घाट पर्वत और ये है पश्चिमी घाट पर्वत। देखिए जब हम ना, अच्छा ये वाला जो भाग है ये घाट पर्वत है, घाटों से लगे हुए पर्वत। तो पहली बात तो ये है कि इसकी जो लंबाई है पश्चिम की 1600 किलोमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो लंबाई है 1600 किलोमीटर है, जबकि पूर्व की जो लंबाई है वो 1300 किलोमीटर है। इसका मतलब पूर्वी घाट छोटा है, पश्चिमी घाट बड़ा है। इसकी जो औसत चौड़ाई है वो अधिक है, मतलब इसकी औसत चौड़ाई उत्तर में अधिक है, मतलब ये उत्तर में तो अधिक चौड़ा है और दक्षिण में कम चौड़ा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उत्तर में तो ये ज़्यादा चौड़ा है और दक्षिण में कम है। इसकी जो ऊंचाई है वो 616 मीटर है और इसकी जो है ना, इसकी इस वाले की भाग की पूर्व की, ये है महेंद्रगिरी पर्वत, इसकी सेकंड लार्जेस्ट चोटी है और इसका ढाल जो है दक्षिण पूर्व की ओर है, मतलब पूर्व तो ये हुआ, दक्षिण ये होगा। तो इसका जो ढाल है, इसका ढाल इस तरीके से है, तो सारी नदियाँ इस तरीके से गिरेंगी, इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व की ओर इसका ढाल है। नीलगिरी पर्वत, चंदन और सागौन के वृक्ष यहाँ पर, नीलगिरी, चंदन और सागौन के वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस भाग में। मतलब नीलगिरी पर्वत तो नीलगिरी जो पेड़ होते हैं ना वे, और चंदन और सागौन के जो पेड़ हैं वे देखने को यहाँ पे मिलेंगे। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस वाले एरिया में, यहाँ पे गोदावरी तो मिलेगा ही मिलेगा, कृष्णा भी मिलेगा और भीमा। गोदावरी, कृष्णा और भीमा नदी इस वाले भूभाग से गुजरती हैं। इस वजह से इसका मतलब इसमें जो है ना, जो मुख्य नदियां हैं, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट की कौन सी नदियां हैं, तो गोदावरी है, कृष्णा है और भीमा है। और इसमें कावेरी नदी भी देखने को मिलेगी और तुंगभद्रा का प्रवाह भी देखने को मिलेगा। नदियों का चैप्टर आगे आएगा तो हम अच्छे से बात नदियों की वहीं करेंगे, यहाँ तो नहीं कर पाएंगे। और नीलगिरी पर्वत की हम बात करते हैं, इसमें जो है ना नीलगिरी पर्वत भी है, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि नीलगिरी पर्वत इसी वाले भूभाग में है। और अब देखो हमें ना प्रायद्वीपीय पठार का महत्व समझना है। प्रायद्वीपीय पठार का महत्व क्या है? देखिए प्रायद्वीपीय पठार, कई बार क्या होता है कि प्रकृति ने ना सबको एक समान चीज़ें नहीं दी हैं। प्रकृति ने किसी को मैदान दिए हैं तो किसी को पठार दिए हैं, किसी को चट्टानें दी हैं तो किसी को मैदान दिए हैं। तो प्रकृति ने मतलब सबके साथ ना समता मूलक न्याय नहीं किया है, ये बात सही है। जैसे अगर मैं बात करूं इस वाले भूभाग की, तो ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत बहुत कठोरतम चट्टानों से निर्मित है, लेकिन कठोरतम चट्टानों में कुछ चीज़ें बढ़िया पैमाने पर पाई जाती हैं। जैसे खनिज संसाधन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लोहा, सोना, चांदी, अभ्रक, इन सब के जो मतलब स्रोत है यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे इस एरिया में। तो वही हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय खंड से भारत को क्या प्राप्त होता है, आर्थिक महत्व क्या है। तो प्रायद्वीपीय पठार का जो महत्व है, पहली बात तो यहाँ से खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में प्राप्त है, और खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में प्राप्त है तो डायरेक्ट प्रश्न आता है कि गोल्ड कहाँ से मिलता है। तो कर्नाटक से गोल्ड की हमको प्राप्ति होती है, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हीरा और संगमरमर, चूना पत्थर और मैग्नीज प्राप्त होता है इस एरिया में। और आंध्र प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो कोयले का उत्पादन आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक है। लोहा और सोने की खानें भी आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगी। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोहे के निक्षेप मिले हैं, मतलब लोहा सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो मतलब कृषि कार्य ना भी है तब भी खनिज संसाधन होने के बावजूद ये वाला जो एरिया है ये विकसित एरिया है। उद्योगों का यहाँ पे विकास हुआ है बड़े पैमाने पर, और काली मृदा के निर्माण
निर्माण। अब देखो सुनो, मैंने ये बताया था कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, नदियों ने जब इसका छटाव किया तो ये इसने क्या किया, आसपास काली मृदा का निर्माण किया। और काली मृदा जो है कपास की खेती के लिए, गन्ना की खेती के लिए, मूंगफली की खेती के लिए और केले की खेती के लिए बहुत उपयोगी है। इस एरिया में आपको कपास, गन्ना और मूंगफली बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगी। और केरल में लैटेराइट मृदा, अब देखो ये वाला जो एरिया है ना, ये केरल का एरिया है। इस केरल वाले एरिया में लैटेराइट मृदा का निर्माण हुआ है और इस क्षेत्र में क्या हुआ, मतलब कॉफ़ी, चाय और रबड़ के बागान देखने को मिलेंगे। और रबड़, कहवा और चाय, पहली बात तो ये जो है ना जीरो रेखा की जो लाइन है उसके बहुत समीप है, इसलिए देखो रबड़ का उत्पादन वहीं हो सकता है जहां पर अधिकतम समय तक सूर्य की प्राप्ति हो, मतलब औसत तापमान अधिक चाहिए रबड़ की खेती के लिए। और उसके लिए उपयुक्त दशाएं हैं कहवा और चाय। कहवा का मतलब है यहाँ पे कॉफ़ी और चाय का उत्पादन भी केरल में सर्वाधिक हुआ है। तो अगर आप देखो यहाँ पर खेती करने के लिए मैदान मौजूद तो नहीं है, लेकिन संसाधन प्राप्त करके ये लोग विकसित हो सकते हैं और हुए भी हैं इन फ्यूचर। अगर आप देखो तो यहाँ से निकलने वाले खनिज तत्व जैसे भाई लोहा, सोना, अभ्रक और यहाँ पर काली मिट्टी ने मतलब इन लोगों को विकसित कर ही दिया है। तो आज की जो क्लास थी हमारी वो प्रायद्वीपीय खंड की क्लास थी। कल हम जो पढ़ेंगे वो प्रायद्वीपीय मैदान पढ़ेंगे। बाकी अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और धन्यवाद, बाय बाय।